हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। ऑनलाइन स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियो ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग वो सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किस ओहदे ओहदे मतलब पोस्ट भारत में किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है भारत में किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में। जिसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है तथा संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है तथा संवैधानिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कौन सा स्मारक जो है वो मृत व्यक्ति के स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी है बीबी का मकबरा, ऑप्शन सी है इत्माद उद्दौला, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। सभी जो है मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ये सारे जो है मृत व्यक्ति के स्मारक हैं, ए बी और सी। ताजमहल में मुमताज महल की कब्र तथा इसको शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल जो है मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा को गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का जो मकबरा है उसे गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। बीबी का मकबरा जो है आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। आजम शाह शाहजहां का पोता था। आजम शाह कौन था? शाहजहां का पोता था तथा औरंगजेब का पुत्र था। तथा इत्मादुद्दौला में आगे तीसरे ऑप्शन सी के बारे में बता रहा है। इत्मादुद्दौला में घियासुद्दीन बेग की कब्र है, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री था। इत्मादुद्दौला को घियासुद्दीन बेग की पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला को घियासुद्दीन बेग की पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था। पूछ रहा है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था। जिसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है सुसीम, ऑप्शन डी है दशरथ और ऑप्शन डी है सम्राट अशोक। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है ऑप्शन डी, सम्राट अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था, जो बिंदुसार का पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चलिए आगे देखते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। ऑप्शन ए है 1948 1948, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1950। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। और इस
का सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति, स्वतंत्रता के नियमों के बदलाव के संविधान को 9वीं सूची में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा 1951, 1951। 1951 में इसका संशोधन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रेंड्स कह रहा है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है गंगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड के लातेहार जिले के छोटा नागपुर से उद्गम होती है। इसका उद्गम स्थल है झारखंड के लातेहार जिले के छोटा नागपुर से उद्गम होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट जो है को किस वर्ष लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1923, ऑप्शन डी है 1916। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन नंबर है सही है 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट जो है लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मतलब इस कानून के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए इस कानून को जो है काला कानून बोला गया था। किसी के ऊपर संदेह होगा तो उसको बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है महाराणा प्रताप जो थे अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे, जिसमें ऑप्शन ए बुलबुल, ऑप्शन बी है चेतक और ऑप्शन सी है बादल, ऑप्शन डी है हयग्रीव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है चेतक। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक नाम से बुलाते थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक नाम से बुलाया करते थे। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी। पूछ रहा है कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस खेल से संबंधित थी, जिसका ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है तैराकी, ऑप्शन सी है व्यायाम और ऑप्शन डी है भार उठाना वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर है भार उठाना वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग, इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी कर्णम मल्लेश्वरी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था। ऑप्शन ए है अपोलो, ऑप्शन बी है अपोलो 10, ऑप्शन सी है लूना 2, ऑप्शन डी है लूना 10। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लूना 10। लूना 10 जो है इसका सही आंसर है। तो निम्न में से किस ग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था। तो फ्रेंड्स जो लूना 10 है, लूना 10 इसने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने ऑनलाइन स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? जो ऑप्शन है इसका है जो लुइस, ऑप्शन बी है इवांडर होलीफील्ड, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली और ऑप्शन डी है माइक टाइसन। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। द रियल डील के नाम से कौन जाना जाता था? इवांडर होलीफील्ड। ये भी क्वेश्चन कभी कभार आता रहता है। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। और माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। माइक टाइसन को किस नाम से जाना जाता है? ये है माइक टाइसन। इनको जाना जाता है फ्लाइंग फिश के नाम से। फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? इसमें कह रहा है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका बंदरगाह कहाँ पे था? जिसका ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है लोथल। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये था लोथल। लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे बसा है। वर्ष 1955 व 1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यहाँ पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा भी मिला था, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया था। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में न होकर एक ही दीवार के घेरे में बनी हुई थी। लोथल की खुदाई कौन कराया था, किसके निर्देशन में हुई थी? तो लोथल की जो खुदाई हुई थी एस.आर. राव के निर्देशन में हुई थी। ये कई सारे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक है जहाज़ों की गोदी, दूसरा है किसके निर्देशन में लोथल की खुदाई हुई थी? एस.आर. राव के निर्देशन में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस लिपि में लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 12, इसका ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है खरोष्टी, ऑप्शन डी है अज्ञात। तो ये फ्रेंड्स अज्ञात लिपि में लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता अज्ञात लिपि में लिखी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः यह अज्ञात लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जो है वो अभी तक समझ में नहीं आई है, इसलिए ये अज्ञात लिपि है। क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह 250 से 400 अक्षर हैं। क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह 250 से 400 अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कौन सी लिपि चित्रात्मक थी, तो इसका यह आंसर यही होगा, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपि चित्रात्मक थी, जिस वजह से इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? कह रहा है प्राचीन भारत में कितने तरह के विवाह होते थे? जिसका ऑप्शन है दैव विवाह, ऑप्शन बी है राक्षस विवाह, ऑप्शन सी है गंधर्व विवाह, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। दैव विवाह भी होता था, राक्षस विवाह भी होता था और गंधर्व विवाह भी होता था। प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी विवाह के साथ कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित हैं। इस 3 के अलावा
कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाह होते थे प्राचीन भारत में। वो पहला है ब्रह्मा विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापति विवाह, पांचवा है गंधर्व विवाह, छठा है असुर विवाह, सातवां है राक्षस विवाह, आठवां है पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह को विधि सम्मत विवाह माना जाता है। बाकी सभी विवाह को विधि सम्मत विवाह नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कई सारे इससे महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फ्रेंड्स कह रहा है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आप लोगों को, जिसका ऑप्शन ए अंकुश, ऑप्शन बी है ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन सी है धर्म प्रचारक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करने वाला होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपनी 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें कब ज्ञान, कितनी वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें सब बुद्ध के नाम से जानने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें सब लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे थे। बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक है। बौद्धिक साहित्य की पहचान क्या है? त्रिपिटक है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह में। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये राजगृह में किया गया था। बुद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। बुद्ध धर्म जो है किस वंश से संबंधित है, तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। इससे एक और चीज़ इसमें दिया है, जबकि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है इच्छा सब कष्टों का कारण है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये किस धर्म में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा फ्रेंड्स इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है। ऑप्शन ए है इसका हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। बौद्ध धर्म में कहा गया है इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है या बौद्ध धर्म में कहा गया है। बौद्ध जी के 4 सती निम्न हैं। बौद्ध जी के 4 सती निम्न है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी। ये 4 इनके सती हैं। बौद्ध धर्म में धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ, ये 3 चीज़ें दी हुई। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध धर्म में अर्ध गुंबदाकार छत को स्तूप कहा जाता था। बौद्ध धर्म में अर्ध गुंबदाकार छत को स्तूप कहा जाता है। वह इस स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। इस स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महावीर। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो ये थे महावीर।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव, ये भी पूछा जाता है, या आदित्यनाथ को माना जाता है। और इनका पहला उल्लेख ऋग्वेद के 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमि के साथ मिलता है। 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमि के साथ मिलता है, जबकि 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के अनुयायियों को निंग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निंग्रंथ। लेकिन महावीर स्वामी जी के द्वारा शिक्षा का विस्तार करके इनका नाम जैन कर दिया गया। जो जैन साहित्य को कर दिया गया। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड दिया हुआ है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, और बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक। ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फ्रेंड्स कह रहा है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? क्वेश्चन नंबर 17, जिसका ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिम्बिसार, ऑप्शन डी है सिकंदर, ऑप्शन डी है बिम्बिसार। बिम्बिसार इसमें 2 बार बाय मिस्टेक दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिम्बिसार। मगध के उत्थान के लिए बिम्बिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। मगध के उत्थान के लिए किसको उत्तरदायी माना जाता है? तो इसके लिए बिम्बिसार को उत्तरदायी माना जाता है। बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह भी पूछा जाता है बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिम्बिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। कभी कभी क्वेश्चन में आता है मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह थी। बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? तो बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा फ्रेंड, मगध के उत्थान के लिए, ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा फ्रेंड, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी पर लड़ी गई थी? ये फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता रहता है। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? जिसका ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है झेलम नदी। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी। सिकंदर और पोरस की लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच भी कहा जाता है। हाइडे स्पीच भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रेंड्स कह रहा है, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है बिम्बिसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों की संधि हुई। इस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री की शादी सेल्यूकस से कर दी थी। इस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री की शादी सेल्यूकस से कर दी थी।
और उसे दहेज के रूप में एरिया, अराकेसिया, जेड रोसिया और पेरीपेमिसदाई को दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, अशोक के शिलालेखों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 में फ्रेंड्स कह रहा है, अशोक के जो शिलालेख थे उससे किसकी जानकारी मिलती है। विदेश नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही आंसर है। अशोक के शिलालेखों से जीवन वृत्त की भी जानकारी मिलती थी, विदेश नीति की भी मिलती थी और आंतरिक नीति की भी मिलती थी। अशोक के शिलालेखों से विदेश नीति, जीवन वृत्त और आंतरिक नीति उपरोक्त सभी जानकारियाँ मिलती थी, अतः उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चंस कभी कभार ये भी पूछा जाता है, अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।